नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से, जो हमारे चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ है, अशिक्षा का, आडंबर का, दिखावे का, अंधविश्वास का, ऐसे अंधकारों से शिष्यों की आंखें खोल देता है। किससे खोलता है? ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान रूपी जो काजल है, सूरमा है, उसको लेकर के सलाका, जो सूरमा डालने की एक सूजी होती है, उसके माध्यम से जो हमारे अंधकार को मिटाता है, ऐसे गुरु को नमस्कार। विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 7 का मिड टर्म एग्जाम सोशल साइंस जो आपका कल होने जा रहा है 14 अक्टूबर को, बेटा बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी लेकिन थोड़ा विलंब हो गई। अभी भी देख लीजिए आप, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न इसके अंदर सेम मिलेंगे। इसका मैं आपके लिए सोलवर्ड पेपर लेके आया हूँ, तो ज्यादा हम समय को नष्ट नहीं करेंगे और पेपर स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ये पेपर हमारे लिए प्रोवाइड करवाया है। ऐसा वैसा पेपर ये नहीं है। और ये पेपर प्रैक्टिस सेट है 2025-26 का, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। अधिकतम अंक आपके 60 होने जा रहे हैं, जो हर पेपर्स में हो रहे हैं। समय आपका वो 2 घंटे 30 मिनट का है। कुछ सामान्य निर्देश है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी, ठीक है? क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये एक जैसे ही थे, तो आपको पता है इसमें 5 खंड होने जा रहे हैं। 6 खंड, क ख ग घ अंग और च। 14 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करके आना, किसी प्रश्न को छोड़ के मत आना बेटा। दूसरा जो है, पहले जो भाग है उसमें पहले में पहला, पहले में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 15 प्रश्न होंगे, सभी 1 नंबर के होंगे। तीसरा खंड है 2 से 5 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, ये 2 अंकों के होंगे बेटा, ठीक है ना? 20 शब्दों में करके आना, आप ज्यादा बड़ा मत करके आना। 20 के 22 हो जाए कोई बात नहीं, घबराना मत, लेकिन ऐसे नहीं है कि 20 के आपने डबल ही कर दिए। खंड ग है 6 एवं 7 लघुत्तरीय प्रश्न है, 3 अंकों का प्रश्न 40 शब्दों में करना है, 2-4 शब्दों की ऊपर नीचे की कोई बात नहीं है। 5 का जो है 8 है, 9 का जो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, कितने नंबर का है? 5 का 80 शब्दों में आपको करके आना है। 6 का खंड में 10 से 13 तक के प्रश्न जो आएंगे वो खंड ग में आएंगे, इसमें 4 अंक का प्रश्न होगा और 3 उसके उप प्रश्न होंगे। उप प्रश्न के अथवा आप कौन सा भी कर सकते हैं, अथवा के नीचे वाला या ऊपर वाला, ऐसा आपको मिलेगा खंड, इसमें मिलेगा बेटा 6 में। 7 वाला है मानचित्र आधारित होगा, मैप नक्शा आएगा एक, उस नक्शे को धागे के साथ आपको अटैच करना, उसमें जो जो चीजें पूछी गई वो आपको भरनी है, उसके बीच में लगाना कॉपी के, जिससे वो फट जाए तो भी दिक्कत नहीं आए, वो कॉपी के अंदर ही रहे। और उसके ऊपर आप रोल नंबर जरूर लिखना, जिससे पता चल जाए भाई किसका मैप है जो निकल गया। अच्छे से लगाना, पहली बात तो निकलेगा ही नहीं। 9 का जो है, प्रश्न पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प प्रदान नहीं किया गया, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प क्या होता है बेटा, अथवा दिया गया, उस अथवा के हिसाब से एक ही प्रश्न करना, दोनों मत करना। कई बच्चे दोनों प्रश्न कर देते हैं, ऐसा मत करना, ऐसे करने पे आपके अंक काटे जा सकते हैं। 10वां जो निर्देश, इसके अलावा जहां भी आवश्यक है प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न अलग अलग निर्देश दिए गए, उनको पढ़ना सुटेबल तरीके से और करके आना। ये आपका जो पेपर है उसका भाग है। अब हम इसके उत्तर करने शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले हम, फिर मैं आपको उनके उत्तर बताता हूँ। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारितंत्रिक नहीं है, तो देखो वन, पहाड़ और समुद्र ये सभी प्राकृतिक है, इसने नहीं पूछा। तो सड़क नहीं है, सड़क मानव निर्मित होती है, ठीक है? सड़क क्या होती है बेटा? मानव निर्मित होती है। सही की पहचान करनी है तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को पूरा वर्ल्ड आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, आंतरिक परत का क्या नाम बेटा? डी का उत्तर सही है, क्रोड। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेल के प्रकार है? क्योंकि आप एक साइड में इसको आप खोल लीजिए, इन सभी के उत्तर मैं आपको करा देता हूँ। ये आपके टोटल 15 प्रश्न है, ये डूडल की साइड पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा? एक साइड में आप पेपर खोल के रख लीजिए, मैं फटाफट फटाफट इनके उत्तर आपको करा। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले, जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है,
नहीं पूछा था। तो सड़क है मानव निर्मित होती है, तो ये उत्तर सही हो गया। बाकी तीनों प्राकृतिक है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? करोड़ कहलाती है। 3% हमने कर लिए थे। अब सेल जो है वो तीनों ही है। उत्तर डी का सही है, 1 2 3 सभी। 5 का प्रश्न देखिए, कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है? वायु तरंग जो है वो भूकंपीय तरंगे नहीं है। 6 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की पराबैंगनी किरण से बचाती है? गैस लिख दिया इसमें। कौन सी परत बचाती है? ओजोन परत बचाती है बेटा। सबने बहुत बार पढ़ा आप लोगों ने। 7वां प्रश्न, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू किया गया? कब शुरू हुआ? 1964 में। नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? 1964 में। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। 9 का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प बताइए। तो डी वाला जो है 1 व 2 दोनों सही है संविधान के लिए। पेपर में देख लीजिए आप। 10 का प्रश्न है, कौन सा कथन कोस्टारिका के संदर्भ में सही है? तो कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, ये कथन सही है। ठीक है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं कथन 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि उसमें नेगेटिव बताया गया। जबकि भारत के अंदर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं और उनमें मना किया गया है। हमारे पास निजी यानी प्राइवेट सुविधाएं भी हैं स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल वगैरह प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के भी हैं। खिलजी वंश जो है उसकी स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? आंसर आपके सामने। सुलह कुल की नीति किसने? सम्राट अकबर ने शुरू की। ठीक है। ये क्या काम करती थी? इसका उद्देश्य जो विभिन्न प्रकार के धर्म थे उनके लोगों के बीच शांति स्थापित करना और सद्भाव को बनाए रखना था। बेटा एक प्रश्न त्रिपक्षीय संघर्ष का हर जगह पूछा जाता है। जो 3 पक्ष में संघर्ष हुआ था जिसे हम प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासक कहते हैं, यह संघर्ष कई सदियों तक चला और इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया क्योंकि इसमें 3 प्रमुख शक्तियां थी। तो ये अभिकथन और जो कारण है वो दोनों सही है। ठीक है। क्योंकि तीनों जो थे वो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे और इनका जो संघर्ष है वो कई सदियों तक चला। देखो 1 सदी में 100 साल होते तो लड़ते ही रहे। ठीक है ना। तो ये दोनों सही है। तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है। प्रश्न 15 का इतिहास के स्रोत। कथन 1, पांडुलिपियां है। पांडुलिपियां किसे कहते हैं? इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है और अभिलेख वह स्थान है जहां पांडुलिपियों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। दोनों ही चीज सही है। पांडुलिपियां तो क्या है? लिखने का प्रकार है और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को जो सुरक्षित रखा जाता है। तो दोनों सही है। आपका ए का उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2, इतिहास के काल विभाजन को लेकर इतिहासकारों का क्या नजरिया होता है? भाई क्यों करते हैं वो काल का विभाजन? तो उनका नजरिया होता है जो कालखंड है उनमें विभाजित किया जाता है। इसलिए विभाजित करते हैं कि उनका डिवाइडेशन थोड़ा सरल हो जाए, अध्ययन की सुविधा हो और उन्हें भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल 3 भागों में बांटा उन्होंने। प्राचीन भारतीय काल, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। हालांकि कुछ विद्वान इस विभाजन की आलोचना करते हैं। वो तो देखो बेटा कुछ भी काम हम करते हैं आलोचना तो होती है, क्योंकि और वो आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति और इतिहास की जटिलताओं को सरल बना दिया। ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन योजना जो 8वीं तक के बच्चे खाना खाते हैं, बेटा आप लोग भी दोपहर में खाते हो, जिसे मिड डे मील बोलते हैं, MDM। इसकी 2 फायदे बताएं। तो पहला तो इसका लाभ क्या है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है और उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। देखो हलवा आता है, काले चने आते हैं, पूरी आती है, सब चीज आती है। और जो गरीब बच्चे हैं जिनके घर में मान लो खाने की कुछ समस्या है, तो ऐसे बच्चे हैं ना, वो खाने के लिए भी स्कूल में आते हैं और साथ साथ अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते भी, अपने नॉलेज को भी बढ़ाते हैं और नामांकन दर बढ़ता है। नामांकन दर क्या होता है? जैसे सरकारी स्कूलों में बहुत सी स्टेटों में बच्चे कम है, तो मान लो वो खाने के लिए आएंगे तो पढ़ेंगे भी, तो नामांकन दर बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या क्या महत्व है बेटा? 3 महत्व आपके सामने है। रोगों की रोकथाम और उपचार, आपको भी ऐसे
गहरा डार्क करके ऐसे हेडिंग डालनी है, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और आर्थिक विकास। पहला देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं, बीमारियों की रोकथाम, निदान और उपचार। निदान होता है ढूंढना, रोकथाम उनको रोकना, उपचार यानी उन बीमारी को खत्म कर देना। ये स्वास्थ्य रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये मदद करती है। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आशा में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। व्यक्ति समय समय पर चेकअप कराता रहता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से शिशु मृत्यु दर कम हुई है और लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। आर्थिक विकास, ये तो बेटा आपको पता ही है। जब देश सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो अर्थ तो अपने आप बढ़ेगा। अर्थ क्या है? धन है, पैसे हैं। एक स्वस्थ कार्यबल उत्पादकता को बढ़ाता है और देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। प्रश्न नंबर 4, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा आपको पता है, निजी किसे कहते हैं? प्राइवेट। और सार्वजनिक कहते हैं सरकारी को। तो निजी वाले पैसे भी ज्यादा लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते, ठीक है ना। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो स्वामित्व, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, इनको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। और जो निजी है वो प्राइवेट होती है, ये किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा चलाई जाती है। लागत है ना, जो पैसे लगते हैं बेटा, वो सार्वजनिक सेवाएं आमतौर पर या तो उनमें कम लागत होती है या फिर वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जबकि निजी वाले हैं वो तो लूटते हैं, वो महंगी होती है, ठीक है। तीसरा देखिए, पहुंच, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि वो सस्ती है। उन तक हर आम आदमी की क्या है? पहुंच है, आम आदमी की पहुंच है। और जो निजी है ना, वो तो प्राइवेट है, वो तो पैसे वाले लोगों को सुलभ होती है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? घबराना मत नाम सुनकर के। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का सीधा आदान प्रदान होता है बिना किसी मुद्रा के उपयोग के। इस प्रणाली में, तो देखो, इस प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। इस प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, उस व्यक्ति की वस्तु की दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता पड़नी चाहिए, और जो दूसरे व्यक्ति के पास चीज है उसकी पहले व्यक्ति को आवश्यकता पड़नी चाहिए। यह प्रणाली आधुनिक मौद्रिक प्रणाली की तुलना में कम कुशल है। आधुनिक मौद्रिक प्रणाली वो तो और अच्छी है और यह सुविधाजनक है। तो ये हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। नदियों के कोई 3 कार्य बताने हैं। नदियां क्या क्या करती है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, रटाफिकेशन का प्रश्न नहीं है। आप लोग वैसे भी करके आ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का 50% चीजें ऐसी होती है जो हम अपने नॉलेज के आधार पर करके आ सकते हैं। तो नदियां क्या करती है? अप्रदन। नदियां अपने बहाव के साथ मिट्टी और चट्टानों को काटती है और बहाकर ले जाती है। अप्रदन हो गया, मिट्टी के कटाव को अप्रदन कहते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, नदियां अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। दूसरा कार्य। तीसरा का निक्षेपण, नदियां अपने साथ लाए गए पदार्थों को मैदानी क्षेत्रों, डेल्टाओं, झीलों में जमा करती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 1920 के दशक में आपका जन्म सामोआ द्वीप पर हुआ होता तो आपसे किस प्रकार की भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है? अगर आप वहां पैदा होते 1920 में, आप अगर यहाँ पैदा होते सामोआ द्वीप पर, तो आपसे क्या अपेक्षा की जाती? तो देखो, 1, 2 और 3। एक तो क्या होता, समुदाय के प्रति कर्तव्य निभाते हम। अपना जो वहां का जो ग्रुप होता उसके प्रति हमें कर्तव्य निभाना पड़ता, उनके नियमों का पालन करना पड़ता, उनकी परंपराओं के अनुसार चलना पड़ता। एक पारिवारिक कार्य, परिवार के सदस्यों की मदद करते, जैसे खेती करते तो हम भी साथ में खेती करवाते, मछली पकड़ते तो हम भी मछली पकड़वाते, घर के कार्य को करना। तीसरा, सामाजिक भूमिकाएं, समुदाय के समारोह और अनुष्ठानों में भाग लेना। ये 3 कर्तव्य हमारे होते। बी का प्रश्न देखिए, घरेलू कार्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो बेटा, घरेलू कार्य से तो हम देखो नैतिक जिम्मेदारी सीखते हैं, आगे हमें क्या करना है ये सीखते हैं, क्या क्या समस्याएं जीवन में आ सकती है। पारिवारिक कल्याण, घरेलू कार्य परिवार के सदस्यों का कल्याण। कल्याण क्या होता है?
उनका भला करना, अच्छा करना, तो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करता है। आर्थिक योगदान अगर हम कार्य करते हैं तो परिवार के सदस्यों का अर्थ भी बढ़ता है। जैसे कोई मान लो पशुपालन कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मान लो किसी भी कार्य में इन्वॉल्व है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक योगदान, क्योंकि वही काम अगर हम किसी कर्मचारी से करवाएंगे घर के अंदर, मान लो दूसरे किसी से कराएंगे तो वो हमसे पैसे लेंगे। तीसरा, सामाजिक और भावनात्मक विकास। घरेलू कार्य से हम जिम्मेदारी सीखते हैं, सहयोग की भावनाओं के मूल्यों का विकास होता है। 8 का प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों की व्याख्या कीजिए। पहली परत देखिए क्षोभ मंडल, यह सबसे निचली परत है, पता है ना आपको। तो यह मौसम संबंधी घटनाएं इसके अंदर होती है। ये लो, क्षोभ मंडल को हमने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आती है समताप मंडल। इस परत में ओजोन परत स्थित है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा, मध्य मंडल, यह सबसे ठंडी परत है, जहां उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। ये विशेषता किसकी है? मध्य मंडल। चौथा, आयन मंडल, यह परत रेडियो संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथी, बहिर्मंडल। पांचवी, बहिर्मंडल, यह सबसे भारी परत है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल में क्या क्या चीज है? देखो, गैसें, जल वाष्प और धूल के कण। आपको भी ऐसे हेडिंग बनानी है, गैसें, जल वाष्प और धूल के कण। गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें, फिर लिखना आगे, फिर हेडिंग बनाना जल वाष्प, फिर बनाना धूल के कण। नाइट्रोजन लगभग 78%, याद होना चाहिए आपको, और ऑक्सीजन का लगभग 21%। वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। इसके अलावा ओर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी कम मात्रा में मौजूद है। जल वाष्प, यह वायुमंडल में परिवर्तनशील मात्रा है, मौजूद रहती है। वर्षा, बादल और नमी के लिए जिम्मेदार होती है जल वाष्प। धूल के कण, इसमें क्या क्या आता है? धूल, पराग, समुद्री नमक और अन्य सूक्ष्म कण शामिल होते हैं, जो वायुमंडल में निलंबित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली के बारे में समझाइए। वो कैसे भू राजस्व, कर टैक्स, जमीन का टैक्स था, खेती के ऊपर टैक्स था, वो कैसे लेता था? देखो क्या क्या करता था वो। भूमि की जो माप होती है ना, बड़ा भूमि का भाग तो बड़ा टैक्स, छोटा तो छोटा। उसने भूमि की माप के आधार पर कर है उसको निर्धारित किया, जिससे कर संग्रह अधिक व्यवस्थित हो गए। राजस्व दर उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया, 50% देना पड़ेगा। बिचौलियों का उन्मूलन, बिचौलियों को हटा दिया उसने। बिचौलियों जैसे मुकदम और चौधरी हुआ करते थे उस टाइम, उनकी शक्तियों को कम कर दिया। तो डायरेक्ट जो है किसान से जो टैक्स है, कर है, वो राजा के पास जाने लग गया और सीधे किसानों से कर वसूलना शुरू कर दिया। अगला जो अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किया, वो कर संग्रह में कठोरता। कर संग्रह में कठोरता बरती और कर चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। तो ये बेटा आपका 9 का प्रश्न है। 7, 8, 10 प्रश्न इसके अंदर से आपके आएंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी राज्य के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था बताओ। ये प्रश्न बार बार हर क्लास में आ रहा है। राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपको खाली ये लिख के आना है, जनता करती है। आंसर क्या है? जनता करती है। राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया गया? व्याख्या कीजिए। राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में इसलिए विभाजित किया गया ताकि प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जा सके, क्योंकि कोई भी अपने क्षेत्र का व्यक्ति होगा, वो वहां की जो बिजली पानी संबंधी सभी समस्याओं के बारे में अवगत होगा, उस एरिया की क्या समस्या है। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जा सके, जो उस क्षेत्र को जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। इससे शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुलभ बनती है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। होड़ अक्षांश क्या है? होड़ अक्षांश के बारे में पूछ लिया जाए, अगर ये प्रश्न हमारा आ जाता है, तो हम बताएंगे 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को होड़ अक्षांश कहते हैं। व्यापारिक पवनें क्या है? व्यापारिक पवनें उप उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब
कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर जो हवा बहती है, वर्ष भर लगातार चलती है, उसे कहते हैं व्यापारिक पवने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न दाब क्यों पाया जाता है? कितना सरल प्रश्न है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, निम्न दाब उसमें इसीलिए पाया जाता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ेगी तो वहां का इलाका क्या हो जाएगा, एरिया गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर उठती है और एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। 12 का प्रश्न देखिए, चंगेज खान और दिल्ली की सल्तनत। तो चंगेज खान कौन था? चंगेज खान मंगोलों का नेता था, जिसने 1219 ईस्वी के अंदर उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्शियाना, जो आधुनिक इस टाइम का उज्बेकिस्तान है, उसको पहले बोलते थे हम ट्रांस ओक्शियाना, उस पर हमला किया था। ये पहचान हो गई भी चंगेज खान। प्रश्न आ जाए तो करके आ जाना। चंगेज खान ने दिल्ली पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? जब चंगेज खान ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो दिल्ली पे कौन राज्य कर रहा था? तो एक तो कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा इन्होंने बताया है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत के शासकों को बड़ी सल्तनत के शासकों को बड़ी स्थायी सेना खड़ी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी भाई? जो सल्तनत के शासक थे, राजा लोग थे, उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको जो बड़ी और स्थायी सेना की जरूरत पड़ गई? देखो, सबसे बड़ी बात थी मंगोल आक्रमण कर रहे थे, धावे बोल रहे थे। धावा क्या होता है? आक्रमण के लिए शब्द काम में लिया जाता है धावा। धावा बोल दिया, सुना होगा आपने। तो उनके धावों के लिए इनको स्थायी और बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ी। कितना सरल उत्तर है। हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या आवश्यकता है? देखो, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य जो सेवाएं स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। कितना सरल प्रश्न है। किस लिए चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अगला प्रश्न देखो, विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा सुविधाओं में किस प्रकार सहायता पहुंचाई है? तो आपको पता है बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जिससे चेकअप होते हैं। विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति की है। जो आपके ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो लेजर किरणों से होते हैं, कोई चीरफाड़ नहीं होती, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं। प्रश्न 13.3, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाना क्यों आवश्यक है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, और सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है गवर्नमेंट, और उसके पास क्या होता है? जनता का बजट होता है, फंड होता है, तो जनता पे लगाएगी। टैक्स के माध्यम से हमसे ही लेती है सरकार, हम पे लगाएगी। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में दर्शाना, तो बेटा आप एक काम करना, एक मैप डाउनलोड कर लेना भारत का अलग से, उसके अंदर तो आप दिल्ली को देख लेना, और अपने मैप के अंदर भी दिल्ली कहाँ पे वो देख लेना। गूगल में जब जाओगे तो भारत का मैप राज्य सहित लिख देना, उसमें दिल्ली और राजस्थान, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या फैला है। देखो, सीधे राजस्थान नहीं पूछा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या फैला है, तो राजस्थान फैला, तो आप राजस्थान देख लेना कहाँ है। लगभग सभी स्टेट देख लेना आप कहाँ पे है, कोई सा भी आ सकता है। इन दो को स्पेशली देख लेना। फिर देखो, आप यूपी का अलग से मैप डाउनलोड कर लेना, उसमें लिख देना यूपी मैप। तो यूपी मैप के अंदर जो डाउनलोड करोगे उसमें आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कन्नौज, 4 यूपी से प्रश्न आ गए बेटा। देखो, ठीक है ना, वो चारों आप देख लेना उसमें कहाँ है, और टिक लगाना मैप को अच्छे से अटैच करके धागे के माध्यम से, और अपने रोल नंबर लिख के अगर मान लो वो खो जाता है तो 5 नंबर का कम से कम आएगा, तो आपका नुकसान नहीं हो। उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर कौन सा? आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर प्रयागराज और कन्नौज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, 2 प्रश्न हमारे छूट गए थे, वो 2 प्रश्न करते हैं हम। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा दंती दुर्ग ने। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आरएएस में भी आता है, आपका आईएएस में भी आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाले का नाम बताओ। उत्तर होगा दंती दुर्ग। कब की थी? अगर ये पूछ लिया जाए 8वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्न हमने कर लिए। लास्ट का जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा, चोल शासन के अंतर्गत किसानों की बस्तियां, जब चोलों का शासन था तो जो किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। क्या कहलाती? उर।
अच्छा, एक विशेष बात ये जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जिन बच्चों को दिखता नहीं है, उन बच्चों को मैप का काम नहीं करना होता बेटा। उनके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं, ये जो प्रश्न है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, यानी जिनकी आंखों में समस्या है वो प्रश्न। सामान्य जो बच्चे हैं जिनको दिखता है वो प्रश्न उनको नहीं करने हैं। और जो उनको कौन से करने हैं, उनको मैप वाले प्रश्न करने हैं, नक्शे पे जो प्रश्न है वो जिनकी आंखें सही है उनको करनी है, जिनकी आंखों में दिक्कत है उन प्रश्नों को उसके नीचे प्रश्न दिए हुए वो करने। बेटा अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाए हुए सभी प्रश्न आपके सभी विषयों के सभी प्रश्न पत्र हमने बनाए, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व्ड पेपर सभी बनाए हमने, आपके हर कक्षाओं की गणित विज्ञान अंग्रेजी सोशल साइंस साइंस सबके पेपर हमने बनाए, तो हमने आपको लगता है कि हमने मेहनत की है, परिश्रम किया है, तो आप इसको दूसरे बच्चों के पास तो भेजेंगे, क्योंकि जो आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना तो माँ सरस्वती और खुश होगी। और दूसरी बात, आप हमें बताएंगे, थम्स अप करेंगे पेपर कैसा लगा, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, जिससे हम और भी मोटिवेट हों और वार्षिक परीक्षाओं में आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएं। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, जय हिंद जय भारत।